हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ इग्नू से हिंदी में स्नातकोत्तर अर्थात एमए जो कर रहे हैं उनके लिए MHD 3 उपन्यास एवं कहानियों, जिसका पार्ट 2, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जा रहा था वीडियो, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने उपन्यास करा 3 गोदान और धरती धन्ना अपना और मैला आंचल। और पार्ट 2 में हम लोग कहानियाँ करेंगे। तो उपन्यास पूरा पढ़ पाना चैनल के थ्रू वो पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए, लेकिन कहानियाँ छोटी छोटी हैं तो हम चाहेंगे कि कहानियाँ एक बार आप लोगों को अवगत करा दें कहानियों से, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, आप परीक्षा में आसानी से उससे संबंधित प्रश्नों का अच्छे से उत्तर लिख पाएँ। तो कहानियों के क्रम में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो कहानी हम लोगों ने 7 कहानियों को सेलेक्ट किया है, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे सवाल का हम लोग सही सही जवाब भी दे सकें। और समय चूँकि कम है इसलिए हम लोग कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। तो पहला कहानी हम लोग शुरू करते हैं। पाजेब दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है पाजेब। कहता है कि बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली। पाजेब वो पायल जो होता है उसी को पाजेब बोलते हैं। पैरों में पड़कर वो बड़ी अच्छी मालूम होती है, उसकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी होती है। पाजेब की मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल रहती है। पास पड़ोस में सब नन्ही बड़ी के पैरों में अब वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरे ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह से उनका ना पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र में पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोला वही जैसी रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के एतवार को ज़रूर लेती आऊँगी। एतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ उसे वहाँ ठुमकती फिरी रुकमन के पास गई और कहा देखा रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघर और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी की सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। अपनी बहन मुन्नी को और मुन्नी के पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे, ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा अच्छा बेटा अब के जन्मदिन तो तुझे बाइसिकल दिलवा देंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती है और लड़कियां रोती है, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल ज़रूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज़। बुआ ने कहा हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह एतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबह काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने इससे कहा क्यों जी लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं। मैंने कहा क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज़ पर था। श्रीमती ने आकर कहा तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य किया कि क्या मतलब? बोली कि देखो यह मेज़ वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की नहीं मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो मिल जाएगी।
उन्होंने मेरे मेज़ के कागज़ उठाने धरने रख शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोलने डालने की मंसूबा दिखाया। मैंने कहा, यह क्या कर रही हो? यहाँ वह कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी, फिर कहाँ है? मैंने कहा, तुम्ही ने तो रखी थी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी तो दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब। मैंने कहा, तो चलकर वह उस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, वह वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो, मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी, तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो। वही नहीं है तो फिर किसी ने निकाली होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल है, हो रहा है। हो न हो बंसी नौकर ने निकाली होगी। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद था। मैंने कहा, तो उससे पूछा क्या? बोली, वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा, तो फिर? श्रीमती जोर से बोलकर बोली कि फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो जो किसी बात की फिक्र ही है नहीं। डांट कर क्यों नहीं कहते हो कि उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा, अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? यह कहूँ कि ला भाई, पाजेब दे दो? श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका सब कुछ तुमसे। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूँ, किसी ने उसे बक्स से निकाला ही है और 16 में 15 आने यह बंसी है। सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा, मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा, तुम नौकरों को नहीं जानते हो, वे बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा, तुमने आशुतोष से पूछा? बोली पूछा था, वह खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा, उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम्हें तो उसे पतंग की सह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली, नहीं, मिलती तो वह बता न देता। खैर, बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा, यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई भी बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ तार दूँ उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा, खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही? तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा, देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया, वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह का सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि। मैंने कहा, बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली ही हो तो खुल कर कह दो बेटा। हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आंसू से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है कि नौकर का तो काम यह है नहीं।
श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आंसू भला क्यों लेगा। मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर उसके भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बड़ी नहीं हो सकते हैं। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छन्नू को दी है ना। वह कुछ देर नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया तारना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है न छन्नू को। उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छन्नू को दी है न। उसने कहा, हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में उसे लेकर उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते अच्छे लड़के, आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया। पाजेब उसने छन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हो गई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक आदमी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग से जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छन्नू से के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा, जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वो बोला कि छन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता था कि पाजेब छन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी। पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर तुमने छन्नू को दिखाई। हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ। कहाँ बेचने को कहा। कहा मिठाई लाएंगे। नहीं, पतंग लाएंगे। हाँ। सो पाजेब छन्नू के पास रह गई। हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा, छन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है क्या। क्या किया है, बोलते क्यों नहीं हो। वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं हो। वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा, जाओ जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा, छन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा, जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे। समझे ना। जाओ, तुम कहो तो। छन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता है, उसने पाजेब नहीं देखी है। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा, नहीं, तुम्हारा छन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना। आशुतोष ने धीरे से हाँ दी थी। दूसरे ओर छन्नू बढ़कर आया और हाथ पटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी। आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छन्नू की माँ ने छन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद।
जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला सुलझती है। बोली कि हाँ मैं तेज़ बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं हो। तब जानूँ जब पाजेब निकलवा लो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज़ होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा कि यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने छन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उसी समय छन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्या रे, बता क्यों नहीं देता कि तेने पाजेब देखी हो। छन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है क्या। हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देख कर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी नहीं है, अब कहता है देखी है। माँ ने मेरे सामने छन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेरी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा जाओ बेटा, छन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। छन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं। मैंने कहा मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यों ज्यों त्यों मैंने उसे दिलासा दिया, नहीं तो वह छन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाई ले रही थी। कुलिच्छनी आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेरा टला। मैं इस झंझट में भी मैं दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त इस श्रीमती को कह गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा। 5 आने जो दिए वह छन्नू के पास है। इसी तरह रत्ती रत्ती भर उसने कह दी। कहने लगे कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा चलो अच्छा, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल रहा होगा। मैंने कहा बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है। छन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर बाद आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है, क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते। सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में जाकर उसने फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना। हाँ। और वह छन्नू के पास है ना। हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना। नहीं। खर्च कर दिए। नहीं। नहीं खर्च किए। हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए। उस ओर से प्रश्न करने का
करने वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा, दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा, यह क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें नहीं मालूम? हाँ बेटा, मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले के पैसे छन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। झनकियाँ कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा, डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते हो? कि सच बताओ, कितनी इकन्नियाँ थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोला नहीं तो? आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला। मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे क्या? वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बोला, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का चौराहा वाला। उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ समझ न सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा, फिर वह स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। यह सब बात समझा कर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की ज़रूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया, घर की चीज़ है, दाम लगे हैं। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ दे खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे तो नहीं, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? जाओ अब। वह वह जाने को तैयार नहीं था। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया, नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश, इसे गोद में उठा कर ले जाओ और जो चीज़ मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला और पैर उठाना उसे भारी हो रहा था। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी की बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं। मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूँ, कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा, अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ, पकड़ कर ले आओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा क्या? बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसके 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते हुए एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से के कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस प्रकार वह एक घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की ज़रूरत नहीं है, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं होता,
जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा चल कहो क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर दिए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा ऐसे इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा जो पाजेब उसके पास नहीं हो तो वह कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब। तुमने कहा कि 5 आने में पाजेब दी है ना, तो वह छन्नू के को भी साथ ले लेना, समझे। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कहाँ जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही था रहा। मैंने बुआ से कहा उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने का उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो। बुआ ने कहा कि क्या बात है, क्या बात है। बात क्या है। मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा। बीच से लौटने ना पाए सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, जरा यूँ ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले की भी होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि सभी इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली इसमें वह कागज़ है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ यह कर उन्होंने बस्कट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने दी, जैसे सामने बिच्छू हूँ। मैं भयभीत भाव से कह उठा यह क्या। बोली कि उस रोज़ भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। तो जयनंद प्रसाद की ये जो कहानी थी पाजेब, इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा, और इसे पढ़ने से आप अवगत हो गए होंगे कि उस बच्चे ने पाजेब नहीं ली। बच्चे को प्यार से डांट कर और तरह तरह से जब उससे पूछा गया तो बीच में छन्नू आ गया। छन्नू के बाद पतंग वाला आ गया, और माँ उसके पापा और उसके पड़ोसी छन्नू की मम्मी, सबका अव भाव से हम लोग अवगत हुए हैं। और अब उस पे आधारित जो पाजेब पर जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। बाल मनोविज्ञान की कहानी के रूप में पाजेब का मूल्यांकन कीजिए। जैनेंद्र ने अपने उपन्यास पाजेब के पहले ही प्रसंग में बुआ द्वारा मुन्नी और आशुतोष को लाड़ प्यार का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। बुआ मुन्नी को पाजेब खरीद कर देती है। बुआ जो है वो मुन्नी को क्या कर देती है, पाजेब खरीद कर देती है, जिससे मुन्नी का आभूषण की लालसा और की ओर संकेत शुरू में ही मिल जाते हैं। बुआ आशुतोष को उसके जन्मदिन पर साइकिल देने का आश्वासन देती है। परिवार में यदि एक बच्चे को कुछ दिया जाए तो दूसरे बच्चों में ईर्ष्या पैदा होती है। यह ईर्ष्या भी बच्चों की स्वाभाविक लालसा से उत्पन्न होती है। आशुतोष बुआ से कोई वस्तु नहीं पाता, पर साइकिल का आश्वासन पाकर संतुष्ट हो जाता है। मुन्नी द्वारा पाजेब की मांग और आशुतोष द्वारा साइकिल की मांग में केवल रुचि भेद का ही अंतर नहीं, बल्कि जैविक अंतर भी है, और परिवार में लड़की तथा लड़के के पालन पोषण में किया जाने वाला अंतर भी है। परिवार में लड़के का जन्मदिन एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसे उल्लासपूर्वक मनाया जाता है, पर लड़की का जन्मदिन मनाने की परंपरा भारतीय परिवारों में
प्रायः नहीं है। मुन्नी पाजेब पाकर फुदकती नाचती सबको दिखाती फिर रही है और आशुतोष अपने जन्मदिन पर मिलने वाले साइकिल की कल्पना में मग्न है। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का लेखक ने कुशल आकलन किया। बच्चों की स्वाभाविक इच्छाओं, उसकी भोली चेष्टाओं की निर्वाज्य अभिव्यक्ति कहानी के शुरू में ही मिल जाती है। यह मानो कहानी का प्रस्तावना है। प्रस्तावना में ही लेखक मनोवैज्ञानिक तेवर अपना लेते हैं जो बालकों के आपसी संवाद उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है। इसके बाद एक पाजेब के नाम मिलने की सूचना, एक पाजेब के खो जाने, चोरी में बदल जाने, घर में अक्सर पाजेब का खो जाना, चोरी में बदल जाना, घर में अक्सर चीज़ें ठीक अवसर पर नहीं मिलती तो और खो भी जाती है, पर चांदी की एक पाजेब का खो जाना परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। वह एक वस्तु की अनुपस्थिति नहीं, आभूषण की अनुपस्थिति है। आभूषण का भारतीय मध्यम परिवारों में विशेष महत्व है, इसलिए पाजेब का खोना तुरंत चोरी में बदल गया। पाजेब भी एक वस्तु है, पर वह चांदी की है, इसलिए उसको खो जाना सरासर चोरी मान लिया जाता है। चोरी शक को जन्म देती है और शक के घेरे में घर का नौकर वंशी, फिर बालक आशुतोष और एक पड़ोसी का बालक छन्नू आ जाते हैं। कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम एक संक्षिप्त चोरी के चारों ओर घूमता है। यह मामूली घटना अनेक प्रसंगों में फैलती जाती है। पाजेब एक मामूली घटना, एक पाजेब का घर में न मिलना पर आधारित एक कहानी। निश्चित रूप से इस कहानी का आधार बड़ी मामूली घटना है, पर इससे लेखक ने यह संकेत देना चाहा कि आधुनिक कहानी में घटना मुख्य नहीं रही, बल्कि घटना में निहित अर्थ मुख्य हो गया। इस कारण छोटी से छोटी घटना कहानी का आधार हो सकता है। जैसे कोई मामूली व्यक्ति आधुनिक हिंदी उपन्यास का आधार होता है, जो अब घटना का चित्रण, उसका विवरण कहानी की उत्कृष्टता की कसौटी नहीं रहा, बल्कि उसका निहितार्थ अथवा उसकी संवेदना की मार्मिकता मुख्य हो गई। इस प्रकार पाजेब कहानी एक मामूली घटना पर आधारित होकर भी गैर मामूली कहानी हो गई। छन्नू से पूछताछ की जाती है, वह चोरी से इनकार करता है, आरोप को आशुतोष के कंधे पर सरका देता है। बच्चों का एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोप बालक बुद्धि का ही परिचायक है, पर चोरी का आरोप अपने पुत्र पर लगते देखकर छन्नू की माँ उसकी पिटाई करती है। दोनों बच्चों की माताओं में कहा सुनी होती है, बच्चे तो कल घनिष्ठ मित्र थे, आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे से शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। पाजेब की चोरी तो संदिग्ध थी, पर आशुतोष और छन्नू के बीच तनाव उनकी माताओं के बीच झगड़ा का एक वास्तविकता बन गया। छन्नू की माँ तो कह रही कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी, जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छन्नू झूठ बोलता है। नतीजा यह हुआ कि छन्नू की माँ ने छन्नू को खूब पीटा और खूब रोने भी लगी। कहती जाती है कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, यह कुलीचनी औलाद जाने कब मिटेगी। अतः पाजेब के खोने की मामूली घटना से निकलने वाले सूत्र फैलते जाते हैं और उसमें उलझनें पैदा होने लगती है। ये उलझनें विभिन्न पात्रों के द्वंद्व तथा अंतर्द्वंद को कुशलता से चित्रित कर जाती है। दूसरे शब्दों में कहे कि लेखक का बल किसी घटना का प्रसंग का विस्तृत वर्णन पर नहीं, बल्कि उसमें उत्पन्न मानसिक उथल पुथल चित्तवृत्तियों के परिवर्तनों पर है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि इस कहानी में बाह्य स्तर पर जो कुछ घटित होते दिखाई देता है, ऐसा जनेंद्र की कहानियों में अक्सर दिखाई देता है। कहा जा सकता है कि लेखक बल बाह्य घटना के बजाय आंतरिक घटना पर अधिक है। लेखक का बल जो है बाह्य घटना के बजाय आंतरिक घटना पर अधिक है। कहानी में दूसरा मोड़ शाम को उपस्थित होता है, जब दफ्तर से लौटकर आशुतोष के पिता को सूचना मिलती है कि आशुतोष ने पाजेब की चोरी के रहस्य को खोल दिया है और उसने सब कुछ बता दिया। बाप के डर से आशुतोष जो कुछ नहीं बता सकता था, वह सब कुछ उसने माँ की ममता के आगे उड़ेल दिया है। बाप से बच्चे डरते हैं और माँ को अपना हमराज समझते हैं, यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है।
बाल मनोविज्ञान के इस तथ्य का उद्घाटन लेखक ने बड़े सहज ढंग से कर दिया है। गहरी से गहरी बात को सरल शब्दों, छोटे छोटे वाक्यों और संक्षिप्त संवादों से कह देने की कला में जैनेंद्र माहिर हैं। उनकी कहानी कला की एक विशेषता यूँ तो इस पूरी कहानी में विद्यमान है। अर्थात उदाहरणार्थ वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं, वह नहीं बोला। सुनते हो, बोलते नहीं तो आशुतोष शाम तक स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब छन्नू को दी थी। उसने उसे 5 आने में पतंग वाले को बेच दिया। वह स्वयं दूर खड़ा रहा और छन्नू पाजेब लेकर पतंग वाले के पास गया, इसलिए वह पाजेब की चोरी में शामिल नहीं है। वह भोला तर्क बालक को ही शोभा देता है। बालक प्रायः सच बोलते हैं, पर आशुतोष के इस सच को उसने चोरी नहीं की, पिता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसे निरंतर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा। तब उसने अपनी जान बचाने के लिए छन्नू का नाम ले लिया। सच को ठुकराए जाने पर ही उससे झूठ की शरण ली। तात्पर्य यह है कि आशुतोष को पिता की संदेहपूर्ण दृष्टि से बचने के लिए झूठ बोलना पड़ा। आशुतोष और छन्नू में दोस्ती है, पर अपनी जान बचाने के लिए उसने छन्नू को के कंधे पर चोरी का आरोप रख दिया। क्षण भर में दोस्ती शत्रुता में बदल गई और छन्नू उसे घृणा भरी नज़रों से देखने लगा। पर शाम तक आशुतोष और छन्नू के बीच तनाव समाप्त हो गया। दोनों गली में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। यहाँ भी बाल मनोविज्ञान की झलक मिलती है। शाम को पिता ने आशुतोष को आदेश दिया कि पतंग वाले को 5 आने लौटाकर पाजेब वापस ले आओ, पर आशुतोष तैयार नहीं हो, क्योंकि 5 आने छन्नू ने लिए थे। छन्नू ने तो वे खर्च किए दिए या नहीं, उसने स्पष्ट नहीं किया। कभी वह हाँ कहता, कभी वह ना, जिसका ये मतलब यह था कि दोनों ने मिलकर पैसे उड़ा दिए, और दूसरा यह था कि वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार बालक आशुतोष के व्यवहार से उसकी द्वंद्वग्रस्त मनःस्थिति स्पष्ट होती है और जिद्दी बालक के मनोविज्ञान का भी पता चलता है। पाजेब कहानी की शिल्पगत विशेषता क्या है? तो पाजेब जैनेंद्र की एक प्रतिनिधि कहानी है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में वर्णनात्मकता और घटना प्रधानता का आग्रह अधिक प्रचलित था, पर आगे चलकर जैनेंद्र, यशपाल अज्ञे, ईलाचंद्र जोशी आदि कहानीकारों ने पात्रों के चरित्र चित्रण तथा आंतरिक उथल पुथल की अभिव्यक्ति को मनोवैज्ञानिक कहानी कहना शुरू कर दिया। प्रेमचंद और उनके युग के कहानीकारों की कहानियों में मनोविज्ञान की उपेक्षा नहीं की गई थी, पर उसमें घटना के वर्णन का महत्व सर्वोपरि किया गया था। कि हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समावेश और मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति को प्रचलित करने का श्रेय जैनेंद्र और उन जैसे कहानीकारों को दिया जाता है। मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति को प्रचलित करने का जैनेंद्र की पाजेब भी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें चित्रित घटनाएं गौण अथवा प्रासंगिक है। पूरी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बालकों की छोटी छोटी इच्छाएं, उनके बाल सुलभ कामों, क्षण में शत्रुता और क्षण में दोस्ती का व्यवहार, खिलौने और आभूषणों के प्रेम आदि बाल सुलभ प्रवृत्तियों को इस कहानी में दिखाया गया है। चरित्र चित्रण के लिए जैनेंद्र ने प्रमुख रूप से 2 विधियां अपनाई। एक तो पात्रों की गतिविधियां तथा कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन, और दूसरी विधि है पात्रों के संक्षिप्त तथा स्वाभाविक संवाद। पाजेब पाकर मुन्नी का फुदकना और उसे सबको दिखाते फिरना उसकी आभूषण प्रियता को उजागर कर देता है। इस कहानी के पात्रों के अनुकूल अक्सर संवाद भी लेखक की कहानी कला की वैशिष्ट हैं। प्रायः संवाद लंबे नहीं हैं, कहीं कहीं तो 1-2 शब्द से, हाँ या ना से, और कभी मौन से काम चलाया गया है। आशुतोष और उसके पिता के बीच हुए संवाद ऐसे ही हैं। पाजेब एक चरित्र प्रधान कहानी है।
जिसमें लंबी चौड़ाई घटनाएं नहीं घटती। घर में पाजेब का खो जाना, खोज और खोने को चोरी समझ लेना एक मामूली घटना है। इसलिए इस कहानी का कहानीपन घटना के वर्णन में निहित नहीं है, बल्कि बालक पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा बाल मनोविज्ञान की कुशल अभिव्यंजना में निहित है। चरित्र प्रधान कहानी की सफलता पात्रों के कुशल चित्रांकन पर अवलंबित है। जैनेन्द्र की कहानी का एक सशक्त पक्ष उनका चरित्र चित्रण है, और चरित्र चित्रण के समय भी बाह्य घटनाओं पर लेखक उतना बल नहीं देता जितना आंतरिक दबावों, भीतरी हलचल और भावों के उत्थान पतन पर देता है। कहा जा सकता है कि पाजेब कहानी बाहर की तरह उतनी नहीं फैलती जितनी वह भीतर गहराई में उतरती है। जैनेन्द्र की कहानी कला का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि वे द्वंद्व तथा अंतर्द्वंद की चित्रण में बड़े कुशल हैं। उसकी कहानियों में और पाजेब में चित्रित द्वंद्व भी बड़े मानवीय संघर्ष हैं नहीं है, पर कहानी के मूल में कोई द्वंद्व निहित होता है। यह बाह्य क्रियाकलापों में भी व्यक्त होता है, पर उनसे अधिक वह अंतर्द्वंद के रूप में सामने आता है। पाजेब कहानी में मुख्य रूप से बालक आशुतोष के अंतर्द्वंद को व्यक्त किया गया है। पाजेब कहानी जब उत्कर्ष पर पहुंचती है तो उसका अंत हो जाता है। इसमें उत्कर्ष तो है पर उतार नहीं। इससे कहानी का अंत आकस्मिक हो गया है, जो पाठकों की उत्सुकता को शांत करते हुए रोचक हो गया है। कहानी की कैसे शुरू की जाए और कैसे उसका अंत हो, यह किसी लेखक की कहानी कला का महत्वपूर्ण अंग है। जैनेन्द्र इस संबंध में अपने लेखकीय कौशल का परिचय देते हैं। कहानी के अंतिम भाग में बुआ द्वारा यह रहस्योद्घाटन कि पाजेब गलती से उसके सामान के साथ चली गई थी, आकस्मिकता का रहस्य के तत्वों के सन्निवेश का संकेत देता है। आकस्मिकता के रहस्य को भी जैनेन्द्र की कहानी कला की विशेषताएं माना जा सकता है। अतः यह कहानी शीर्षक से भी कहानीकार की सूझबूझ और उसके उन्नत इस कहानी के शीर्षक से भी कहानीकार की सूझबूझ और उसकी उन्नत कहानी कला के दर्शन होते हैं। कहानी का अंत भी रोचक और कलात्मक होता है। इस तरह से पाजेब, पहले तो हमने कहानी पढ़ा और कहानी के बाद हम लोगों ने जैनेन्द्र जी की जो कहानी थी उनके कहानी पर आधारित जो कुछ सवाल थे जो परीक्षा में पूछे जा सकते थे, उस पर हम लोगों ने विचार किया। अब एक अज्ञेय की कहानी है रोज़, उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग उससे संबंधित सवाल को देखेंगे। रोज़ जो है वो अज्ञेय द्वारा लिखित कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं। दोपहर में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु बड़ी सी फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकलती है। मुझे देखकर पहचान कर उसने मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर वह पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ। बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं क्या? अभी आए नहीं हैं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चलते चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ तो तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते ही दुबले शरीर को देखता सोचता रहा, क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर से के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है,
क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे हुई, हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे उस कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उससे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर बाद तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में भी वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मानो मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैं अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए गए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने पर आए तो वह उठता नहीं है, चिर स्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मैंने ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया हो, और वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। ये यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, आब व हवा के बारे में, और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत इन क्वार्टरों में रहते हैं उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। इसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने से उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं अक्ताए हुए हैं और इसलिए साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले। कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोला, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा,
ऐसे बेवक्त खाना खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ गई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती गोद में बच्चे लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली कि हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांगें काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन बैठी थी, अपने आप की एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ। वो कह रही कि 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ? तो बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोग तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता है जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए तो सब्जी साथ लाए थे, वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं? शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजते हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ कैसे आए? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान में आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लगा कि हर घर पर छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगी कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी, कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूँगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा कि आए कैसे हो? लौड़ी में पैदल इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो क्या? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा और सोचने लगा। मेरे विचारों के साथ
आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एकस्वरता उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे-धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एकस्वरता टूट गई, मौन हो गई। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उसे मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र की भांति स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो एक अनैच्छिक समय गिनने गिनाने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर की स्पीड मीटर यंत्रवत फासला नापता चल जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 बजे के तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने कहा कि महेश्वर लौट आए हैं क्या। और उसने साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरी कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया। एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। मेरे बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती। कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तो सुना था कि कांटे के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खन खन शब्द से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वरी की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उसने छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वो मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन पड़ेगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं। गर्मी तो बहुत होगी, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे की पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब कि नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता हुई जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वरी, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके वो रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी, वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा कि थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। कहाँ हैं। अंगूठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए।
जिस कागज़ में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी थी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। उसे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे। वे ही थे जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल के कुछ दूर पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ खाना। मुझे याद आया कि कभी जब मैं भाग आता था और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। इस हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हूँ कि नहीं, तो कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगी। मालती ने चुपचाप किताब ले ली और क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्वत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ती। उसके बाद बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना, नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे, टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जमा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। किंतु उसने उनके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में अपनी ऊपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखा। वह किसी विचार में लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पलंग पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उसी सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही हो, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान था, मानो पहाड़ों में से भाप की नाई उठकर वातावरण में सोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी क्षीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर वह अब मैंने ही देखा। अकेले में से महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी कि बस अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती की जीवन अपनी रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार के सौंदर्य के रुकने के लिए तैयार नहीं था।
चांदनी में शिशु कैसा, एक अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित कामना से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक क्षण में ही एक क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण के लिए मैं स्तंभ हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कहती हो? और अब जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है तो और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है, वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घुरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि अभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका की या तारों की को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अभी अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। इस तरह से अज्ञेय की जो ये कहानी थी रोज़, उसको हम लोगों ने पढ़ा और अब उससे संबंधित सवाल देख लेते हैं हम लोग। रोज़ कहानी की शिल्पगत विशेषताएं बताइए। हिंदी कहानी को अज्ञेय ने आधुनिकता बोध से संपन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण सृजन किया है। वे मनोवैज्ञानिक कथाओं के सफल लेखक हैं। वे घटनाओं के कोरे वर्णन के बजाय मानव के अंतर्मन की परतों को उघाड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए उसकी कहानियों में भावनात्मक गहराई और विशेष प्रकार की वैचारिकता मिलती है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों की छाया उनकी कहानियों के ताने बाने में प्रायः दिखाई देती है। वे यहाँ फ्रायड से प्रभावित नज़र आते हैं। उसकी कहानियाँ प्रायः चरित्र प्रधान है। रोज़ भी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें एक विवाहित युवती मालती के यांत्रिक जीवन को आधार बनाया गया है। चरित्र चित्रण के लिए कहानीकार कई विधियां अपनाता है। उसमें अंतर्द्वंद की प्रस्तुति, सार्थक संक्षिप्त संवाद, जीवंत भाषा आदि हैं। घटनाओं की विस्तृत विवरण के बजाय अज्ञेय ने उनसे संपन्न मानसिक घात प्रतिघात प्रतिक्रियाओं, चित्त के परिवर्तनों के अंकन में अधिक रुचि लेते हैं। अर्थात बाह्य दृश्य की बजाय अंतर्दृश्यों पर उनकी दृष्टि अधिक केंद्रित रहती है। अज्ञेय भाषा के कुशल प्रयोक्ता हैं। वे तत्सम शब्दों के कुशल प्रयोग में बड़े सफल हैं। यद्यपि तद्भव शब्दों और बोलचाल की शब्दावली से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। उनके गद्य साहित्य की भाषा कविता की तुलना में कम संस्कृतनिष्ठ है, पर भाषा के प्रति अभिजात रुचि सर्वत्र उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। हिंदी कहानी को नए क्षितिजों से परिचित कराने और उसके कथ्य में गहराई लाने की दिशा में अज्ञेय का योगदान महत्वपूर्ण है। कहानीकार ने एक साधारण पर रोचक प्रसंग की अवधारणा की है। महेश्वर ने मालती से आम धोकर लाने को कहा। आम अखबार के एक टुकड़े में लिपटे थे। अखबार का टुकड़ा सामने आते ही मालती उसे पढ़ने में ऐसी तल्लीन हो गई मानो उसे अखबार पहली बार मिला हो। इससे पता चलता है कि वह अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर दुनिया के समाचार जानने
जानने को उत्सुक है। वह अखबार के लिए भी तरस गई थी। उसके जीवन के अनेक अभाव में अखबार का अभाव भी उसे एक तीखी चुभन दे गया। यह प्रसंग बड़ा साधारण है पर बड़ा अर्थपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन की जड़ता के बीच उसकी जिज्ञासा और जीवनेच्छा का प्रतीक बन जाता है। इससे लेखक की कल्पनाशीलता की भी पता चलता है। रोज कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। अतः मानव मनोविज्ञान की सूक्ष्म विश्लेषण अज्ञेय ने अपनी कहानियों में किया है। गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार नारी भी उसकी लेखनी से अछूती नहीं रही। नारी को उन्होंने अपनी कहानियों में मुख्य स्थान तो दिया ही है, साथ ही उसकी वर्तमान स्थिति के बदलते आयामों पर दृष्टिपात किया है। नारी की जीवन बदलते पारिवारिक मूल्यों में यांत्रिक हो गया है। अज्ञेय की कहानी रोज में नारी जीवन की इसी यांत्रिकता का निर्देशन करते हुआ है। रोज की नायिका का जीवन यांत्रिक है। अतिथि का स्वागत भी वह औपचारिक ढंग से करती है। वह अतिथि कोई अन्य नहीं बल्कि उसके रिश्ते का भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत वह उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती है, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा देती है। उसके व्यवहार में यथावत कर्तव्य पालन का भाव झलकता है। वह अपने दूर के भाई के प्रति कर्तव्य पालन में भी कोई कमी नहीं करती। वह उसके लिए हाथ का पंखा भी झेलती है, लेकिन उसकी कुशल क्षेम पूछने का उसमें उत्साह नहीं है। बचपन की वह मालती तो बहुत बातूनी थी, आज वह इस कदर शांत हो गई। मालती के जिद्दीपन का उल्लेख करते हुए लेखक लिखते हैं कि मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उनके पिता ने उसे एक पुस्तक ला दी। उसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। वह 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगी, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्यत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। बचपन की वही बातूनी शरारती लड़की 2 वर्ष बाद बुझकर मौन हो गई। मालती का यह मौन उसके दंभ का या अवहेलना का सूचक नहीं है, उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। मालती अतिथि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में ही देती है, जिससे वह पता चलता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनका जीवन खाली है। वास्तव में मालती के स्वच्छंद जीवन में अब एक बाधव छा गया है। उसके जीवन में अब न कोई आकर्षण और ना ही कोई मनोरंजन है। उसका जीवन तो चक्के पर चलता हुआ सधा हुआ जीवन है। चल तो रहा है पर निर्जीव है। उसमें गति की यांत्रिकता तो है, पर किंतु वे तंतु नहीं। उसका जीवन मशीन के एक पुर्जे की भांति है, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह तो किसी के निमित्त क्रियाशील रहता है। पति से उसका संबंध केवल इस रूप में है कि वह उसकी पत्नी है। माँ के रूप में उसके मन में वात्सल्य भाव नहीं उमड़ता। बच्चे का बार बार रोना और मालती का उसे निर्जीव और नीरस भाव से उठाना इसी बात का द्योतक है। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा कि इसकी चोटें लगती ही रहती हैं, रोज़ ही गिर पड़ता है। अपने पति के साथ उनके दैनिक जीवन में बात करने का एक भी क्षण नहीं लगता है महेश्वर अस्पताल तक ही अपने को सीमित रखते हैं और मालती घर के कामकाज में ही संतुष्ट रहने का प्रयास करती हैं। डॉक्टर माहेश्वर की बंधी बंधाई जिंदगी है, घर आना, खाना खाना और आराम करके फिर अस्पताल चले जाना। मालती का दिन से रात तक बंधे बंधाए घेरे में काम करते ही रहना उन दोनों की जीवन की मूल धुरी है। आय ने कोई विस्फोट नहीं दिखाया। लगता है दोनों की परिस्थितियों की सीमाओं से जकड़े हुए हैं। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर
चुप हो गया था। यद्यपि कभी एकाध सिसकी उसने शरीर से शरीर को हिला देती। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलक उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि की कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। यह रोज़ की ध्वनि लगातार गूंजती रहती है, इसलिए कहानी का शीर्षक बड़ा सार्थक है। धीरे ही से सिर हिलाकर जता कर रही है कि मालती का जीवन उसका रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था। मालती के जीवन पर लेखक की यह टिप्पणी बड़ी सार्थक है। यह महेश्वर के जीवन पर भी, उस पहाड़ी गांव के निवासियों के जीवन पर भी चरितार्थ होती है, पर कहानी की मुख्य संवेदना मालती के एक रस जीवन, उसकी अज्ञेय ने रोज़ कहानी के माध्यम से वर्तमान सभ्यता यंत्र के चलित जीवन पर करारा व्यंग किया है। भारतीय नारी जीवन शोचनीय स्थिति और नीरस दुर्दशा का चित्र खींचा है, अर्थात निद्रा, मैथुन जैसे बोए हुए कृत्यों के अतिरिक्त भी जीवन का कुछ उद्देश्य है। इसे समाज भूला हुआ है, और यही जीवन की उस उदासी का कारण है। ऐसे जीवन में न स्वस्थ मनोविनोद है और न ही जिंदा दिली का रेला। पीटी पिटाई, घुटी घुटाई जिंदगी को घसीटते रहना भर है। अज्ञेय की कहानी। अब एक दूसरा प्रश्न और है कि अज्ञेय की कहानी रोज़ के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए लेखक कलात्मक दृष्टि का परिचय दीजिए। नई कहानी के उदय के पूर्व हिंदी कहानीकार अपनी कहानियों का नाम स्थूल और सपाट रखते थे। कहानी का शीर्षक, केंद्रीय पात्र, घटना स्थल, ठाकुर का कुआं, घटना के मूलभूत पदार्थ, पाजेब, गिल्ली डंडा आदि पर रखा जाता था। पर जैसे जैसे हिंदी कहानी अधिक कलात्मक हो गई, उसके नाम में भी परिवर्तन आने लगा। नाम प्रतीकात्मक होते गए। अज्ञेय की कहानी रोज़ का नाम ग्रेंगिन था। इसका एक पात्र डॉक्टर है जो अस्पताल में ग्रेंगिन नामक बीमारी का इलाज करता है। बाद में यह कहानी रोज़ के नाम से प्रकाशित हुई। यह नाम अधिक उपयुक्त और कलात्मक है। कहानी की मूल संवेदना को अभिव्यक्त करता है कि यांत्रिक जीवन की एक रसता, अब घुटन, और उसके कारण नायिका की शारीरिक शिथिलता और मानसिक जड़ता। पहल की दुनिया से दूर पहाड़ी प्रदेश से सुनसान अकेली सरकारी मकान में रहने वाली डॉक्टर की पत्नी मालती घर की चारदीवारी में सिमटी सिकुड़ी जिंदगी व्यतीत कर रही है। जैसे तैसे उसने पहाड़ जैसे दिन बिता रही है। इस एक रस उबाऊ आंतरिक जीवन में सारे एक एक से बीतते हैं। ऋतु परिवर्तन, मौसम, त्योहार, पर्व, कोई परिवर्तन नहीं। दिनचर्या बंधी बंधाई है। जिंदगी मशीन की तरह समान गति से एक वृत्त में घूमती रहती है। न सावन सूखे न भादो हरे की उक्ति चरितार्थ होती है। ऐसी जिंदगी में मालती, जो विवाह से पूर्व एक स्वच्छंद पंछी की तरह उपालाभ पूर्ण जीवन बिताती थी, अब पिंजरे में बंद आहत मन वाली चिड़िया बनकर रह गई है। अभावों में घुटती रहने वाली इस युवती का व्यक्तित्व पंगु बन गया है। रोज़ एक ही ढर्रे पर चलती उबाहट भरी दिनचर्या से उसका तन और मन दोनों जड़ तोड़ कर रख दिए हैं। उसके जीवन में न तो उत्साह है न उमंग। लगता है अपनी लाश अपने कंधों पर ढोती हुई दिन बिता रही है। उसकी रोज़ की दिनचर्या एक ही है, प्रातः उठना, पति और बच्चे की देखभाल करना, पति के 2:30 बजे अस्पताल से लौटने पर उसको भोजन कराना, 3 बजे स्वयं रोज़ भोजन करना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, संध्या को पुनः भोजन बनाना और रात को पुनः पति के अस्पताल से लौटने पर भोजन बनाकर उसे खिलाना, स्वयं खाना और सो जाना। शेष समय पल पल गिन कर काटती है। अब 11 बज गए, अब 3 बज गए, अब 4 बज गए। उस समय उसके लिए पहाड़ बना गया है। एक घंटा बीतने पर उसे लगता है
चलो एक मनहूस घंटा तो बीता, और रात जब 11 बजता है तो लंबी सांस लेते हुए मुंह से निकलता है कि 11 बज गए, अर्थात एक दिन की नारकीय यातना समाप्त हो गई। कल की कल देखी जाएगी। कहानी में रोज़ की ध्वनि लगातार गूंजती रहती है। मालती बार बार अपने कथनों में रोज़ शब्द का प्रयोग करती है। मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। यह बच्चा तो रोज़ ही रोता है, यह रोज़ ही पलंग से गिर पड़ता है, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज़ ही होता है। कभी पर तो भरता नहीं। शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। मालती के मन पर प्रतिदिन चोटें लगती रहती है। दूसरी ओर पति महेश्वर का जीवन भी एक रस तथा उबाऊ है। वह रोज़ सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसकी जीवन भी रोज़ एक ही ढर्रे पर चलता है, एक यांत्रिक जीवन की यंत्रणा। पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के शतरंज के शिकार बड़े शहरों के ही लोग नहीं हैं, पहाड़ के एकांत में उसके शिकार मालती और महेश्वर भी है। अस्पताल के वातावरण में डॉक्टर के काम में वही एक रास्ता, मनहूसियत तथा ऊब व्याप्त है। अस्पताल में रोज़ एक सा ढर रहा है। हर दूसरे चौथे दिन ग्रैंगिन का रोगी आ जाता है, उसकी टांग काटने की नौबत आज भी आ जाती है। मालती पति पर व्यंग करती है, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। कांटा लगने पर ग्रैंगिन होना और उससे होने पर टांग का ऑपरेशन, यहाँ तक कि टांग का काटना, अस्पताल में रोगियों का मरना, सब कुछ नित्य कर्म की तरह चलता रहता है, जिसे झेलना महेश्वर की नीति है। इस कहानी में महेश्वर की जड़ता, उबाहट, एक रास्ता का अंकन रूप में ही है, रोज़ रूप में ही है। मुख्य रूप से मालती की नीरस यांत्रिक जीवन की त्रासदी को ही कहानीकार ने उभारा है। लेखक की स्वयं की टिप्पणी भी पति पत्नी के जीवन की एक रास्ता को उजागर करती है। 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि मालती का जीवन अपना रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा है और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं है। मालती के जीवन पर लेखक की यह टिप्पणी बड़ी सार्थक है। यह महेश्वर के जीवन पर भी, उस पहाड़ी गांव के निवासियों के जीवन पर भी चरितार्थ होती है, पर कहानी की मुख्य संवेदना मालती के एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता और समय के साथ समझौते से संबंधित है। वह नारी जीवन की एक त्रासदी भी है, यह सब देखकर लगता है कि कहानी का शीर्षक रोज उचित है और ग्रैंगिन की तुलना में कहीं अधिक कलात्मक, सारगर्भित और कहानी की मूल संवेदना का वाहक है। इस तरह से हमने जब MSD 3 जो है उसका उपन्यास और कहानियों की सीरीज़ में 2 कहानियाँ इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा, पाजेब जैनेंद्र कुमार की और रोज अज्ञेय की। चूँकि ये वीडियो बड़ा बनते जा रहा है, इसलिए और जो दूसरी कहानियाँ हैं इसके अगले भाग में हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद।